हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और बच्चों, आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस का आंसर शीट, राइट। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए थे, राइट। तो मेरे पास काफ़ी अच्छे मैसेज आए हैं बच्चों के कि सर क्वेश्चंस अच्छे थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे हमसे सॉल्व नहीं हुए, है ना। तो बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। और इस क्वेश्चंस में जो मैंने आपको दिए हैं और जो पेपर में आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड बताऊंगा कि जब ये क्वेश्चंस आए तो आप किस हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जब हमें पर्टिकुलर मेथड पता होगा तो आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बच्चों। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है और माय नेम इज आशीष गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन पाठशाला बाय आशीष गुप्ता में। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम आंसर बताएंगे 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस के। स्टार्टिंग के 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बच्चों, आज मैंने क्वेश्चन इसलिए कम लिए हैं क्योंकि थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा मैं इन क्वेश्चंस को। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे हैं तो वो उसके बाद हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, है ना। 6 से लेके 15 क्वेश्चन तक। क्लियर। तो बच्चों, आप सब रेडी हैं। और फिर से यदि कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे चैनल पर जाइएगा। उसके अंदर जो कमेंट्स होता है उसमें लिख के आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा। क्लियर बच्चों। और आराम से ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए। और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि ये वीडियो काफ़ी बच्चों ने लाइक की है और काफ़ी बच्चों के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं कि सर ये वीडियो हमें अच्छी लगी। क्योंकि मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आप कोई भी पेपर देते हैं तो उसके साथ टाइमिंग की होती है, राइट। तो आपकी टाइमिंग यदि स्टार्टिंग से ही अच्छी हो गई क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो आप आराम से आगे कोई ना कोई कंपटीशन या अपने कॉलेज के पेपर भी सही टाइम पर कर सकते हो। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते सही राइट टाइमिंग पर, हमसे हमारा पेपर छूट जाता है। क्लियर। तो हमारा बस मेन मोटिव यही है कि आप पर्टिकुलर टाइमिंग पर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जो क्वेश्चन लेंथी है उसे लेंथी सॉल्व करें और जो क्वेश्चन इजी है मतलब शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व हो रहा है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मोटिव इसमें यही रहेगा कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चंस के अच्छे आंसर देंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ये मेथड यूज़ करिए, राइट। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। क्लियर बच्चों। तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस के आंसर। और आज हम शुरू करते हैं इसके आंसर सीरीज। क्लियर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि डिटरमाइन दी आरएमएस वैल्यू। आपको बच्चों वी आरएमएस निकालनी है और ये वेवफॉर्म आपके पेपर में गिवन होगी। पेपर में ये वेवफॉर्म गिवन है, आपको वी आरएमएस निकालना है, राइट। तो आप हमेशा क्वेश्चंस में 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में यदि वेवफॉर्म गिवन है, क्लियर, तो आप वी एवरेज निकालिए या वी आरएमएस निकालिए। आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि वी एवरेज और वी आरएमएस कभी भी टाइम पर डिपेंड होता है ना। कभी भी टाइम पर डिपेंड होता है। इस मीन्स कि यदि आप वी आरएमएस और वी एवरेज निकालें तो पहला पॉइंट होता है पोजीशन, है ना। ये मैं बता देता हूं बच्चों, पोजीशन, है ना। बच्चों थोड़ी राइटिंग खराब आएगी क्योंकि राइटिंग इसलिए खराब आएगी क्योंकि ये मैं माउस से लिखता हूं, है ना। इसलिए माउस से थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, तो आप इसकी टेंशन ना करें। आप केवल कॉन्सेप्ट को समझें, जो बिल्कुल एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है उसे आप समझें। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा वी आर एम एस या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पोजीशन और शेप इन दो पर डिपेंड रहती है, राइट। इट मीन्स कि जब किसी भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म में कोई भी वेवफॉर्म में पोजीशन यदि चेंज होगी तो वी आर एम एस कभी भी डिपेंड नहीं होगा। वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमेशा पोजीशन पर इंडिपेंडेंट होती है और शेप पर डिपेंडेंट होती है। हमेशा रूट मीन स्क्वायर शेप पर डिपेंड होगी, पोजीशन पर डिपेंड नहीं होगी। जैसे
इसके अंदर पोजीशन क्या कहता है बच्चे, पोजीशन ये वेवफॉर्म होती है, ये आपकी होती है, ये आप इसे हम कहते हैं पोजीशन। कैसे, आपकी मैं सेकंड वेवफॉर्म बनाता हूँ, ये वाली वेवफॉर्म, क्लियर, इसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट हुई है ना, सेकंड वाले वेवफॉर्म की, और जो फर्स्ट वेवफॉर्म है इसके अंदर पोजीशन लैगिंग पावर फैक्टर के द्वारा -5 एंगल पर 0 से स्टार्ट हुई है, बट -5 एंगल से स्टार्ट हुई है। तो दोनों में पोजीशन डिफरेंट है, फर्स्ट में पोजीशन अलग है, सेकंड में पोजीशन अलग है, क्लियर। तो हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कभी भी पोजीशन पर डिपेंड नहीं होती, शेप पर डिपेंड होगी। अब देखिएगा इसमें इन दोनों की शेप इक्वल है ना, शेप पर इक्वल है, शेप इक्वल है बच्चों। तो आप आराम से जैसे आप सॉल्व करते हैं VRMS उसे सॉल्व कीजिएगा। तो हमेशा ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखना कि सबसे पहला आप ये देखना कि पोजीशन और शेप, ये राइट, कभी भी RMS वैल्यू पोजीशन पर डिपेंड नहीं होती, हमेशा शेप पर डिपेंड होगी, क्लियर। उसके हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन बताता रहूँगा, राइट। और सेकंड आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि VRMS वैल्यू को निकालने के लिए साइकिल कहाँ तक रिपीट हुई है, ये कहाँ से रिपीट होने वाली है। फिर से सुनिएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालने के लिए साइकिल कहाँ से रिपीट होने वाली है, राइट। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आपका 0 हो जाएगा, है ना, -5 एंगल से, राइट। क्योंकि -5 क्यों लिया बच्चों, बिकॉज दिस इज द लैगिंग पावर फैक्टर, है ना। हमेशा मैं थोड़ा बता दूं कि ये तो आपका लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द -5 पोजिशन एंगल, क्लियर। और जब आप ऐसी वेवफॉर्म यूज करेंगे तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है +5 बिकॉज दिस इज द लैगिंग पावर फैक्टर, वो सॉरी लीडिंग, दिस इज द लीडिंग पावर फैक्टर, है ना, ये लीडिंग हो जाएगा बच्चों, और ये आपका लैग हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर सेकंड वाला, है ना। तो बच्चों आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना, सही। तो क्योंकि 0 से ये आपका पॉइंट 0 होता है, 0 से 5 बाद 5 एंगल लैग हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो दिस इज द लैगिंग पावर फैक्टर। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि सेकंड पॉइंट कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का कि वेव फॉर्म कहाँ तक रिपीट होने वाली है। आप हमेशा देखिएगा कि सपोज हम मान लेते हैं ये 0, ये पाई और ये 2 पाई, क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन पे देखेंगे कि 0 से 2 पाई एंगल तक कोई वेव फॉर्म रिपीट नहीं है, 2 पाई के बाद रिपीट होगी, सही है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि 0 से 2 पाई तक आपकी वेव फॉर्म रिपीट नहीं है, तो आपको टाइम पीरियड 0 से 2 पाई लेना पड़ेगा। यदि सपोज कोई वेव फॉर्म रिपीट होती, क्लियर, रिपीट होती, तो आप उससे पहले का टाइम पीरियड लेते, क्लियर। जैसे आपका ये वेव फॉर्म है, मान लीजिए, सही है, ये हमारा 0 पाई और 2 पाई। आप बच्चों यहाँ पे देखना 0 से पाई के बाद पाई से 2 पाई की वेव फॉर्म रिपीट हुई है, जो वेव फॉर्म ये है वो वेव फॉर्म ये है, सही है। पाई से 2 पाई तक वेव फॉर्म रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड आप कितना लोगे, 0 से पाई तक, क्लियर। तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट बच्चों क्या है कि जब आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि शेप कैसी है वेव फॉर्म की। पोजीशन के ऊपर मत जाइए, पोजीशन कैसे भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हम केवल वेव फॉर्म की शेप देखते हैं। तो आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालिए। सेकंड पॉइंट कि जब आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें तो कहाँ से आपकी वेव फॉर्म रिपीट होने वाली है, उससे पहले का टाइम पीरियड आप लीजिए, क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये फंडा आपको ध्यान में रखना है। और इसमें बच्चों रूट में हमेशा देखना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, VRMS, है ना, VRMS इक्वल्स टू रूट में, है ना, 1/t, क्लियर, इंटीग्रेशन 0 to t, है ना, क्लियर, V स्क्वायर, क्लियर, dt, है ना। ये फार्मूला होता है ना रूट मीन स्क्वायर का। तो आप हमेशा देखना, आपको बच्चों यहाँ पर 2 वैल्यू निकालनी पड़ती हैं। पहली वैल्यू t, आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, सेकंड वैल्यू v, ये वैल्यू आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। यदि आपको ये दोनों वैल्यू आप डिटरमाइन कर लेते हैं तो आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, VRMS आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, सही है। तो हमेशा ध्यान रखना टाइमिंग क्या होता है बच्चों, टाइमिंग आपका होगा जो शेप के ऊपर डिपेंड होगा, 0 से पाई, 0 से 2 पाई। तो मैंने आपको बता दिया कि यदि साइकिल रिपीट है तो उससे पहले का टाइम लीजिए, सही,
कहाँ तक साइकिल रिपीट हो रही है उससे पहले का टाइम लीजिए, जैसे द कैपिटल टी। और वी आपकी क्या करोगे, वी कैसे निकलेगा बच्चों, वो शेप के ऊपर निकलेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर डिपेंड होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। तो केवल आपको यहाँ पे पहला पॉइंट शेप पर डिपेंड होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पोजीशन पर डिपेंड नहीं होगा। नंबर सेकंड पॉइंट कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालने के लिए वेवफॉर्म कहाँ तक रिपीट हो रही है या कहाँ से रिपीट होने वाली है उससे पहले का टाइम पीरियड। नंबर थर्ड आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। नंबर फोर्थ आपको वोल्टेज वी निकालना पड़ेगा, जो आप वी आर एम एस की इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट आपको थोड़ी मैथमेटिक्स की कैलकुलस के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। यदि आपको कैलकुलस अच्छी तरह से आती है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखना आंसर में कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेवफॉर्म जो आ रही है, जो क्वेश्चन में वेवफॉर्म गिवन है वो -5 एंगल के बाद गिवन है, लैगिंग पावर फैक्टर के बाद गिवन है। कुछ -5 एंगल है, उसके बाद आपकी 0 से स्टार्ट हुई है वेवफॉर्म। तो आपका v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है, बट यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर है -5, तो आपका हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी -5। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब भी आप वी आर एम एस वैल्यू निकालें तो वो शेप के ऊपर डिपेंड होती है, पोजिशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमेशा कभी भी आप वी आर एम एस वैल्यू निकालें तो इसका एक्यूरेट फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सही है, जब साइनसोइडल वेवफॉर्म गिवन हो। ये हर वेवफॉर्म में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, हर वेवफॉर्म का फॉर्मूला अलग अलग होगा, बट साइनसोइडल वेवफॉर्म होगी तो v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लगेगा। बट यहाँ पे -5 एंगल लैग हो रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी -5। बट मैंने बताया था आपको कि कभी भी आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो बच्चों वो शेप के ऊपर डिपेंड होती, पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो यहाँ पे पोजीशन आपको लेनी नहीं है, -5 नो डिस्कस ही नहीं करना है, आप डायरेक्ट 0 से स्टार्ट कीजिए। कैसे भी पोजीशन हो, कैसे भी पोजीशन हो, कोई मतलब नहीं है, केवल उसका शेप देखिए, शेप कैसा है, कौन सी शेप का मतलब कौन सी वेवफॉर्म है, या एक्सपोनेंशियल वेवफॉर्म है, साइनसोइडल वेवफॉर्म है ना, या आपका स्क्वायर वेवफॉर्म है, कोई सी भी वेवफॉर्म हो, आप उसका शेप देखिए, उसके बाद आप देखिए कि वेवफॉर्म कहाँ से रिपीट होने वाली है, उससे पहले का टाइम पीरियड लीजिए, बस आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आप ये आपका ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंटों का। तो बच्चों ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि RMS वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द वेवफॉर्म एंड इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। क्लियर? ये है ना बच्चों, ये सारा क्लियर हो गया। इसके बाद कभी भी जो साइनसोइडल वेवफॉर्म गिवन हो, तो साइनसोइडल वेवफॉर्म आपको पता है कहाँ से गिवन होती है, कैसी होती है साइनसोइडल वेवफॉर्म। साइनसोइडल वेवफॉर्म हमेशा इस फॉर्म में होगी। क्लियर है ना? तो कभी भी जब भी किसी भी पेपर में साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है, तो या कोई सी वेवफॉर्म हो, तो उसका हमेशा ये शॉर्ट नोट है, कभी भी आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें तो इसका शॉर्ट नोट होता है 1 कंप्लीट साइकिल बिफोर रिपीटिशन वेवफॉर्म। कि आपको ये देखना है कि साइनसोइडल वेवफॉर्म या अदर्स वेवफॉर्म कहाँ से रिपीट होने वाली हैं, उससे पहले की साइकिल आप लीजिए। क्लियर? तो हम ये बस आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आपका बेसिकली जो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इक्वल्स टू √1/t इंटीग्रेशन 0 to t v स्क्वायर टी डी टी। वो तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, नंबर फर्स्ट आपको कैपिटल टी डिटरमाइन करना है, जो टाइम पीरियड है, जो साइकिल के ऊपर डिपेंड होती है, और आपको सेकंड वी डिटरमाइन करना है। वी दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर रूट, है ना? सही है। तो आपने यदि टी और वी डिटरमाइन कर लिया तो आप आराम से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइनसोइडल वेवफॉर्म में देखेंगे टी की बात करते हैं, क्योंकि टी क्या होता है बच्चों, साइकिल के ऊपर डिपेंड होती है।
टी क्या होती है बच्चों, कैपिटल टी हमेशा ध्यान रखिएगा, कैपिटल टी हमेशा फ्रीक्वेंसी और साइक्लिक के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि बच्चों आपका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल टी इक्वल टू 1/f, है ना। ये आपकी एफ क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ साइकिल। यदि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 1 सेकंड में वो 50 साइकिल जनरेट कर रही है, इट इज कॉल्ड 50 हर्ट्ज। यदि कहीं किसी कंट्री की 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो वो 1 सेकंड में 60 साइकिल जनरेट कर रही है ना। तो बच्चों ये मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा कि फ्रीक्वेंसी के बारे में, सबके बारे में धीरे धीरे क्लियर करूंगा, है ना। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखना, कभी भी आप टाइम पीरियड निकालें तो आप साइकिल देखिएगा कि साइकिल कहां से कहां तक है। आपने देखा कि 0 से 2π तक कोई साइकिल रिपीट नहीं है, 2π के बाद आफ्टर 2π साइकिल इज रिपीटेड, साइकिल रिपीट हो रही है। तो यहां पे आप टी की वैल्यू क्या लेंगे, 0 से 2π, सही है। 0 सबसे जो छोटी लिमिट होती है और 2π हाईएस्ट लिमिट, सही है। तो ये लिमिट होती है आपकी, लेकिन 2π की मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे 2π ही रहेगी। क्लियर, ये समझ में आ गया। इसके बाद आपका v इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी यहाँ पे यूज करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो आपका v क्या था, v था v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी -5, बट वी आर एम एस कभी भी रूट मीन स्क्वायर कभी भी पोजिशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो -5 आपको नहीं लेना है, ओनली शेप के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। तो 5 है या नहीं ऐसे हमें मतलब नहीं है, बट आपका जो फॉर्मूला होगा साइनसोइडल वेवफॉर्म का v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी ही होगा, उसकी शेप या उसकी पोजीशन कैसे भी हो, है ना। क्लियर है बच्चों। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आपको कैपिटल टी और कैपिटल वी की वैल्यू रखनी है। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी थी, वी आर एम एस इक्वल टू रूट 1/t होता है बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो वी आर एम एस, है ना, इक्वल टू रूट में 1/t। चलो बच्चों ये थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ा घिचपिच हो जाएगा ना तो, है ना, क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ। तो बच्चों थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि माउस से थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आती है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों, रूट हो जाएगा, रूट में फॉर्मूला क्या था 1/t, ये आपका 1/t है, इंटीग्रेशन 0 to t v स्क्वायर dt, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली थी हमने, 0 से 2π। तो बच्चों t की हाईएस्ट लिमिट कितनी है, 1/2π। तो t की जगह हमने 2π रख दिया, क्योंकि 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो हमें 0 नहीं लिखना, हमें 2π सबसे लास्ट वैल्यू रखनी होती है ना, सही है। तो t की वैल्यू हमने यहाँ पे 2π रख दी। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 से t, ये तो बच्चों 0 हो गया, और t पर हमने 2π रख दिया। अब v की वैल्यू क्या थी बच्चों, वी एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी ओमेगा टी, है ना। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब सिंपल आपको मैथमेटिकल से इसे सॉल्व करना है बस। बच्चों आपका मेन टारगेट केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहीं तक होता है। आपने यदि यहाँ तक अच्छी एक्यूरेट वैल्यू लिया है तो आप इसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों कभी भी आप साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे यदि कोई सी भी वेव फॉर्म की बात करें तो पहली बात उसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसकी शेप कैसी है, पोजीशन मत देखिए कभी भी, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका जो v होगा वो होगा वी एम साइन ओमेगा टी -5, लेकिन कभी भी आप वी एवरेज और वी आर एम एस कभी भी निकालते हैं तो वो पोजीशन के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होता है, ओनली शेप पर डिपेंड होगा, सही है। तो आपने -5 को कैंसिल आउट कर दिया, क्लियर, राइट। तो अब यहाँ पे इसके बाद आपको देखना है कि साइकिल कहाँ तक रिपीट होने वाली है, क्लियर। जहाँ तक साइकिल रिपीट हुई है उससे पहले के साइकिल आप लीजिए, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपको पता चल गया। इसके बाद आप v निकालिए, वी एम साइन ओमेगा टी, यदि साइनसोइडल वेवफॉर्म है। यदि अदर वेवफॉर्म है जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करा, वी एम आपका कॉन्स्टेंट है तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो वी स्क्वायर एम अपॉन 2π आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2π आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। अब आपको पता है बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हमने इस पर एक फॉर्मूला यूज़ करा, cos 2a इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 - cos 2a अपॉन 2। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस वैल्यू को आपको यहाँ रखना है,
जिससे आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना। क्लियर। अब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा बच्चों, हमने क्या करा, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो अब बच्चों क्या आ जाएगा, वी आर एम एस इक्वल टू रूट वी स्क्वायर एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी ओमेगा टी। हमने ए के स्थान पर हमने क्या वैल्यू रखी बच्चों, ओमेगा टी रखी, क्योंकि हमें डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ए के स्थान पर हमने ओमेगा टी को पुट कर दिया, है ना। अब क्या होगा बच्चों, आप सिंपल सॉल्व करिए इसे। अब आपका क्या हो जाएगा, 2 जो आपका ये 2 है ना, जो आपका ये बच्चों 2 है, 2 आपका कांस्टेंट है, तो जब आप इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। अब आपको पता है कि जब आप कॉस टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, साइन टी होता है, सही है। जब आप कॉस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं सिंपल। तो बच्चों आपका हो जाएगा वी आर एम एस इक्वल टू रूट वी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई 1 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी 2 पाई से 0 हमने लिमिट रख दी, माइनस कॉस टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 पाई से 0। क्लियर बच्चों। तो आपको ये सब आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पे लिमिट जैसी रखी, तो वी आर एम एस इक्वल टू रूट में वी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई 2 पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा, राइट। क्लियर। इसके बाद माइनस साइन 4 पाई 2 जब 4 पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0 अपॉन 2, है ना। तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे आपको पता है बच्चों साइन 4 पाई मीन्स साइन 720, साइन पाई 180, साइन 2 पाई 360, साइन 3 पाई कितना होगा 540, राइट। एंड साइन 4 पाई 720, तो हमेशा साइन 4 पाई 720 आपका 0 होगा, और साइन 0 आपका 0 होता है। तो जब आपने देखा बच्चों, तो जब ये फॉर्म आपकी है तो ये वाले टर्म पूरी 0 हो जाएगी, है ना। जब आप इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे, इसे वैसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका हमें यूज़ नहीं करना है। और बेसिकली आपका ये भी पार्ट 0 है, तो आपका केवल 2 पाई बचेगा यहाँ पे, है ना। क्लियर। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हर स्टेप बाय स्टेप इजी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, तो सही। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी वी आर एम एस इक्वल टू, हमने क्या रखा बच्चों, वी आर एम एस इक्वल टू रूट में वी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई। तो क्या करोगे बच्चों, फिर पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा, तो बच्चों आपका रूट में ये रूट हो जाएगा बच्चों वी स्क्वायर एम अपॉन 2, सही है। वी स्क्वायर एम है तो रूट से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट, तो वी एम आ जाएगा अपॉन रूट 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया वी आर एम एस अपॉन रूट 2, सही। तो जब आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा वी आर एम एस इक्वल टू वी एम अपॉन रूट 2। क्लियर बच्चों, ये आपका राइट आंसर है वी आर एम एस वैल्यू को निकालने के लिए। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से आ गया होगा समझ में। लेकिन बच्चों मैंने आपको इसके अंदर कुछ और पॉइंट बताए हुए हैं, सही है। यदि सपोज आपको आंसर चेक करना है कि हाँ मेरा आंसर सही है या गलत है, मान लीजिए आपके पास टाइम बचा हुआ है, सही है, आप किसी कॉलेज का पेपर दे रहे हैं या AKTU या कोई से भी जो एंट्रेंस होते हैं या यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, उसका आप यदि पेपर देते हैं और आपके पास टाइम बचा हुआ है और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको चेक करना है, तो बच्चों आप इसका आंसर फ्रॉम फैक्टर और पीक फैक्टर से निकाल सकते हैं, फ्रॉम फैक्टर और पीक फैक्टर से निकाल सकते हैं। आपका FF कितना होता है, फ्रॉम फैक्टर 1.11, पीक फैक्टर कितना होता है बच्चों 1.414। सपोज आपने फ्रॉम फैक्टर और पीक फैक्टर निकाल लिया और इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है 1.11 है 1.414, तो बच्चों ये आपका आंसर सही है। क्लियर। इसलिए मैंने आपका इस क्वेश्चन को कुछ आगे और डिटरमाइन किया है बच्चों। इसके आगे आपको पेपर में नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना था वी आर एम एस को, आपका जो आंसर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। बट मैंने आपको एक थोड़ा सा एडवांस थोड़ा बताने की कोशिश करी है, तो आप उसे देखिएगा, है ना। अब बच्चों हमने यहाँ पे बताया है कि जब आप स्टेप 1 डिटरमाइन द वी एवरेज, आपने वी आर एम एस डिटरमाइन कर लिया। क्लियर। आपको अब निकालना है वी एवरेज, क्योंकि आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं,
VRMS और V एवरेज। सही, तो VRMS आपको डिटरमाइन करने का मेथड पता चल गया। अब हम इसी इक्वेशन का निकालेंगे V एवरेज। तो V एवरेज में पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों कि वेवफॉर्म की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती। VRMS और V एवरेज पोजीशन पर डिपेंड नहीं होती, शेप पर डिपेंड होगी। सही है, शेप इज साइनसोइडल। लेकिन सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है कि गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल। गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल। जब आप VRMS निकालते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि वेवफॉर्म कहां तक रिपीट हो रही है, ये कहां से रिपीट होने वाली है, उससे पहले का टाइम पीरियड, उससे पहले की साइकिल। यहां पे आप क्या देखते हैं बच्चों, गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल। जैसे बच्चों ये आपकी वेवफॉर्म है ना, क्लियर। तो बच्चों ये थोड़ा गलत बन गया है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइकिल थोड़ी बड़ी आ गई, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना, माउस से बना रहा हूँ मैं। तो बच्चों ये आपका ये आ गया, है ना। तो आप मान लीजिए कि प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, इन दोनों की वेवफॉर्म, इन दोनों का साइज इक्वल है, तो ये बच्चों होती हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जहाँ पर दो वेवफॉर्म या दो साइकिल आपस में इक्वल होंगी। दिस इज द वन साइकिल, दिस इज द सेकंड साइकिल। जब ये 1 और 2 आपस में इक्वल होंगी तो दिस इज द सिमेट्रिकल। और जब सिमेट्रिकल होती है वेवफॉर्म तो आप उसका टाइम पीरियड लेते हैं हाफ साइकिल का। दिस इज द 0 से पाई, दिस इज 0, दिस इज द पाई एंड दिस इज द 2 पाई। तो दिस वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल, तो दिस इज द आंसर इज 0 से पाई। आपका बच्चों क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि आपकी एक वेवफॉर्म गिवन थी -5 एंगल पर ऐसे करके, है ना। और बच्चों ये आपका -5 था, क्लियर। 5, ये 0, पाई और 2 पाई। मैंने बताया कि कभी भी आप VRMS और V एवरेज निकालते हैं तो वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ओनली शेप के ऊपर डिपेंड होती है। तो शेप इज साइनसोइडल। नंबर सेकंड पॉइंट कि वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिकल है वेवफॉर्म, ये दोनों वेवफॉर्म इक्वल हैं, तो आपको टाइम पीरियड कितना लेना है, 0 से पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। यदि वेवफॉर्म ऐसे होती, मान लीजिए वेवफॉर्म यदि ऐसे होती, क्लियर, ये वेवफॉर्म है, तो बच्चों इसका सिमेट्रिकल पार्ट कहाँ से शुरू होता, 0 पाई 2 पाई। 2 पाई के बाद वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है। 0 से पाई और पाई से 2 पाई सिमेट्रिकल नहीं है, बट 2 पाई के बाद सिमेट्रिकल है। देखिए, तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लेना है, साइकिल कितनी लेनी है, 0 से 2 पाई, क्लियर। तो बच्चों आपको इस कंडीशन का ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो कभी भी आप V एवरेज निकालें तो आपको ये देखना है कि गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल। यदि आप VRMS निकालें तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा गिवन वेवफॉर्म इज रिपीटेड, कहाँ तक रिपीट हुई है ना। तो यहाँ पे आपका V एवरेज का टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चों, 0 से पाई, और V की वैल्यू क्या होगी, VM sin ओमेगा t। आपका फॉर्मूला क्या होता है V एवरेज का, V एवरेज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t V dt, क्लियर, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चों, 0 से पाई, तो 0 लेंगे, यहाँ पे t पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, इनफाइनाइट, तो कोई फायदा ही नहीं है। हमने लास्ट वैल्यू रखते हैं इसकी पाई, तो हमने यहाँ पे पाई रख दिया। इंटीग्रेशन 0 to t 0 to पाई। v की वैल्यू क्या थी, VM sin ओमेगा t। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा था, v की वैल्यू क्या आ रही थी बच्चों, v इक्वल टू VM sin, है ना, ओमेगा t -5, ये तो आ रहा था। बट आपको पता है कि -5 दिस इज शेप, और ये जब भी आप V एवरेज और VRMS निकालें तो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ओनली शेप के ऊपर डिपेंड होती है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती। तो यहाँ पे -5 क्या शो कर रहा है, दिस इज द वेवफॉर्म इज द शेप ऑफ द रो, है ना। तो बच्चों आपको -5 को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा साइनसोइडल वेवफॉर्म V एवरेज और VRMS हमेशा शेप के ऊपर डिपेंड होती है। सही, तो आपने वैल्यू क्या रखी, V इक्वल टू VM sin ओमेगा t, है ना, क्लियर। तो बिल्कुल जैसे आप VRMS निकाला है बिल्कुल वही निकालना है, बट यहाँ पे आपको V और T की वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ेगा। V की वैल्यू क्या है, VM sin ओमेगा t, और T की वैल्यू -पाई। बस थोड़ी सी जो कंडीशन चेंज है और थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल VRMS की तरह ही है। बस यहाँ पे आप स्क्वायर और रूट आप नहीं लगाते, इसलिए ये मेथड थोड़ा इजी है ना। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। VM आपका कांस्टेंट हो जाएगा, VM आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, VM आपका कांस्टेंट है तो VM बाहर आ जाएगा, VM अपॉन पाई, इंटीग्रेशन 0 से पाई
साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट रख दीजिए 0 से पाई, है ना, क्योंकि आपको पता है माइनस कॉस जैसे आप लिमिट रखेंगे कॉस पाई माइनस कॉस 181 होता है और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसे सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस पाई आ जाएगा, पाई मीन्स 180 डिग्री, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 आ जाएगा, है ना। हमने रख दी लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0 आ जाएगा। प्लस 0 क्या होता है आपका 1 होता है ना, 0 की वैल्यू 1 होती है। आप क्या करिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू आपको पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करा, वी एम अपॉन पाई माइनस कॉस पाई, क्लियर, प्लस कॉस 0, हमने बच्चों इससे सॉल्व कर लिया। किस वाले इक्वेशन को, इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, है ना, क्लियर। तो अब इस कंडीशन को आपने सॉल्व कर दिया। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आपको पता है माइनस कॉस 181 होता है, कॉस 0 1 होता है। जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, ये रखेंगे, तो ये बच्चों ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 वी एम अपॉन पाई आ जाएगा इसका लास्ट आंसर, है ना, क्लियर। तो आप ऐसे वी एवरेज की वैल्यू को निकाल सकते हैं, सही। तो आपका यहाँ पे आंसर फाइनल आ जाएगा वी एवरेज इक्वल टू 2 वी एम अपॉन पाई। अब बच्चों आपको आंसर चेक करना है कि हाँ ये आंसर मेरा सही है गलत है। तो आप निकालिए फ्रॉम फैक्टर। फ्रॉम फैक्टर क्या होता है बच्चों, आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। तो आपको पता है वी आर एम एस की वैल्यू कितनी थी, वी एम अपॉन √2, वी एवरेज की वैल्यू कितनी थी, वी एम अपॉन पाई बाई 2 या 2 वी एम अपॉन पाई, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, 2 वी एम अपॉन पाई आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा 1.11, है ना, 1.11 आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर। तो आप इस कंडीशन को सॉल्व करिएगा, मीन्स आपका वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज आपका सही है। क्योंकि आपको पता है कि हमेशा किसी भी वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर 1.11 ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। किसी भी कोई सी भी वेव फॉर्म हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, यदि आपको इसका फॉर्म फैक्टर निकालना है तो उसका आंसर 1.11 ही होगा। यदि 1.11 से कुछ अलग आया तो वो आंसर आपका गलत है, मीन्स आपने वी आर एम एस और वी एवरेज की वैल्यू गलत निकाली है, आपको सही निकालनी है ना, ये आप खुद करके देखिएगा बच्चों, सही। इसके बाद यदि आप पी फैक्टर निकालते हैं तो पी फैक्टर का आंसर आता है 1.414। पी फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आर एम एस वैल्यू, बी मैक्स अपॉन वी आर एम एस। तो वी मैक्स कितना होता है बच्चों वी एम, और वी आर एम एस कितना निकल के आया था इसका वी मैक्स वी एम अपॉन √2। तो वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 आपका ऊपर आ जाएगा, मीन्स 1.414 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, सही है। जितने भी मैंने आपको साइनसॉइडल वेवफॉर्म या कुछ अदर वेवफॉर्म के क्वेश्चन दिए हैं वो सारे बच्चों ऐसे सॉल्व होंगे, बट आपको ध्यान में रखना है कैपिटल टी और वी, हमेशा हमेशा ध्यान में रखना बच्चों। कभी भी आप वी आर एम एस निकालें तो पहला पॉइंट आपको देखना है कि वेवफॉर्म की शेप कैसी है, सही। पोजिशन के से हमें कोई लेना देना नहीं है, पोजीशन हमेशा इंडिपेंडेंट होती है वी आर एम एस और वी एवरेज निकालने के लिए, शेप इज द डिपेंडेंट पार्ट, सही। सेकंड पॉइंट आपको देखना है, जब आप वी आर एम एस निकालें तो साइकिल कहाँ तक रिपीट हुई है, कहाँ से रिपीट होने वाली है, उससे पहले कि आप साइकिल लीजिए। यदि आपको वी एवरेज निकालना है तो वेवफॉर्म की का सिमेट्रिकल पार्ट कहाँ तक है, क्लियर। उसके बाद आपको वी और टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड, और वी आपको वोल्टेज निकालना है, और वी आर एम एस के फॉर्मूले में रख दीजिए, वी एवरेज के फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर निकालिए। यदि आंसर में आपको डाउट हो तो आप पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर का यूज़ करिए। यदि आप एफ निकालते हैं तो 1.11 आना चाहिए, पीक फैक्टर निकालते हैं तो 1.414 आना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर। तो आपका दोनों की वैल्यू सही है बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन हम चलते हैं। ये आपकी वेवफॉर्म गिवन है पेपर में ऐसी वेवफॉर्म आएगी।
सही है, आपको इसका निकालना है VRMS। सही है, आपको इस कंडीशन का VRMS वैल्यू निकालनी है। तो ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो आपका फॉर्मूला होता है VRMS, मैं थोड़ा यहीं बता देता हूँ, VRMS इक्वल्स टू रूट में, सही है, 1/t इंटीग्रेशन V स्क्वायर dt। क्लियर। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पे अब क्या निकालना है, t और v, ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यदि ये दोनों वैल्यू आपको पता हो गई तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों पहले हम t की बात करते हैं, t कितना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि वेवफॉर्म कहाँ से रिपीट होती है। कभी भी आपको कैपिटल T निकालना है तो कैपिटल T हमेशा VRMS में निकालने के लिए आपको पहले ये ध्यान में रखना होगा कि गिवन वेवफॉर्म का रिपीटिशन पॉइंट कहाँ तक है। 0 से T तक कोई वेवफॉर्म रिपीट नहीं हुई है, T के बाद रिपीट होगी जब पेपर में दिया होगा। सही है, यदि पेपर में T के बाद भी वेवफॉर्म रिपीट नहीं है तो उसके आगे का टाइम लीजिए। लेकिन इस वेवफॉर्म में 0 से T तक कोई वेवफॉर्म रिपीट नहीं है, तो T क्या होगा बच्चों, T आपका होगा यहाँ पे 0 से T तक, है ना, टाइम पीरियड जो होगा 0 से T तक होगा। सही, और V क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये साइनसोइडल वेवफॉर्म नहीं है तो यहाँ पे आप साइन ओमेगा टी यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप यूज करेंगे ओनली Vm, क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट, राइट, दिस इज द कांस्टेंट, देखिएगा, राइट। तो यहाँ पे V क्या होगा बच्चों, Vm होगा ओनली, है ना। साइन ओमेगा टी आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि साइन ओमेगा टी हमेशा साइनसोइडल वेवफॉर्म में लगता है, इसलिए हम कहते हैं साइनसोइडल वेवफॉर्म इज अ साइन फंक्शन। क्लियर, राइट। इसलिए आपकी AC फंडामेंटल आपकी साइन वेव होती है। क्लियर, वो टाइम के ऊपर डिपेंड होती है, राइट बच्चों, ये भी है, बट ये आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है Vm। सही, क्लियर। तो बच्चों ये टॉपिक आपका समझ में आ गया होगा कि अब आपको बस ये वैल्यू पुट रखिए, इक्वेशन में वैल्यू को रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि वन कंप्लीट साइकिल बिफोर रिपीटिशन वेवफॉर्म। सही है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है VRMS का, रूट में 1/t, रूट में 1/t इंटीग्रेशन 0 to t V स्क्वायर t dt। क्लियर। अब यहाँ पे आपको पता है कि वेवफॉर्म कहाँ से रिपीट होने वाली है, 0 से t तक वेवफॉर्म रिपीट नहीं हुई है, तो टाइम कितना हो गया बच्चों, 0 से t। V क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट साइनसोइडल वेवफॉर्म, इट इज द रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। क्लियर। तो अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, ये वैल्यू यहाँ रखिए और ये वैल्यू यहाँ रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर आ गया VRMS इक्वल्स टू रूट में 1/t इंटीग्रेशन 0 to t Vm का स्क्वायर dt। अब आपको पता है Vm का स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, तो बच्चों बाहर निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, तो आपका आंसर आ जाएगा VRMS इक्वल्स टू रूट में V स्क्वायर अपॉन t इंटीग्रेशन 0 to t डी ओमेगा टी। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक 1 का इंटीग्रेशन हमेशा t होता है। क्लियर है। तो आप हमेशा यहाँ पे देखिएगा, इसका आंसर फिर आ जाएगा Vm। कैसे, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर Vm कैसे आया। देखो बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा बच्चों, Vm आपका कांस्टेंट है, तो ये पूरी फॉर्म बाहर आ जाएगी, Vm का स्क्वायर अपॉन t। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 बचा, तो 1 यहाँ पे 1 आ गया, खाली का मतलब 1। तो जब आप 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है t। तो आप कैसे रखेंगे, VRMS इक्वल्स टू, क्लियर, यहाँ पे आपका आ जाएगा Vm का स्क्वायर अपॉन t, क्लियर, t इसका इंटीग्रेशन हो गया t से 0। जब आप लिमिट रखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, t आएगा, क्योंकि t माइनस 0 हो जाएगा, t माइनस 0 का मतलब t, तो t से t कैंसिल। क्लियर। और बच्चों यहाँ पे रूट लगा हुआ है, पूरे में रूट है, तो रूट का मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, रूट से, तो आपका Vm आंसर आ जाएगा, है ना। ये बच्चों सॉल्व करके देखो। क्लियर। तो इसका लास्ट आंसर क्या आ गया, Vm आ गया। तो सेकंड वाले का आंसर क्या है, Vm है। क्लियर। अब बच्चों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसके आगे सॉल्व करना, आप देखना इसका निकालना V एवरेज। क्लियर।
वी एवरेज निकालना, वी एवरेज निकालने के बाद आप इसका निकालना फ्रॉम फैक्टर और पीक फैक्टर। यदि फ्रॉम फैक्टर 1.11 आता है और पीक फैक्टर 1.41 आता है तो आपका वी एवरेज और वी आर एम एस सही है, मतलब आपका आइडिया क्वेश्चन का सॉल्व करने का आइडिया सही है बिल्कुल। अब देखो इस क्वेश्चन में आप देखना बच्चों, मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ कि यहाँ पे जब आप वी एवरेज निकालेंगे तो वी एवरेज का शॉर्ट मेथड क्या है कि साइकिल कहाँ तक सिमेट्रिक है, गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिक और नॉट। बट इस वेवफॉर्म में आपका एवरेज वैल्यू निकालने का वेवफॉर्म साइकिल सिमेट्रिक है, मीन्स 0 से t/2 और t/2 से t ये दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों इक्वल हैं। तो बच्चों यहाँ पर टाइम पीरियड आपको कितना लेना है, t/2 लेना है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। वी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर टाइम पीरियड लेना है t/2 और v की वैल्यू क्या लेनी है बच्चों यहाँ पे vm, बिकॉज दिस इज द रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। क्लियर, आप वैल्यू में पुट कर दीजिए। आपका फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v dt। तो आप t की वैल्यू पे यहाँ पे रखिए t/2, यहाँ पर t/2, v पर आपको रखना vm, सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप पीक फैक्टर और एफ निकालिए फ्रॉम फैक्टर। यदि फ्रॉम फैक्टर 1.11 आता है दिस इज द राइट आंसर, वी एवरेज वी आर एम एस आपकी बिल्कुल सही है। यदि आपका पीक फैक्टर 1.414 आता है तो राइट आंसर, आपका एवरेज वैल्यू बिल्कुल सही है ना। तो आपका ये आपको आंसर समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। तो इस तरह से आप वी एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन वी एवरेज को निकालने का सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि गिवन वेवफॉर्म कहाँ तक सिमेट्रिक है। जहाँ तक सिमेट्रिक होगी उससे पहले हाफ साइकिल लीजिए। यहाँ पे देखिए 0 से t/2, 0 से t/2 और t/2 से t दोनों सिमेट्रिक हैं, तो आपको टाइम पीरियड कितना लेना है, 0 से t/2 लेना है, नॉट 0 से t, 0 से t/2 लेना है ना। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और आप हमेशा देख लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 0 से t भी रखिए वैल्यू को, तो आपका फ्रॉम फैक्टर पीक फैक्टर कभी भी 1.11 और 1.414 नहीं आएंगे। फ्रॉम फैक्टर कभी भी आपका 1.1 नहीं आएगा, पी फैक्टर आपका 1.414 नहीं आएगा यदि आप एवरेज वैल्यू गलत निकालेंगे, यदि उसका टाइम पीरियड गलत लेंगे। करके देखिएगा आप ये खुद, है ना। क्लियर, तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों सारा, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना है वी आर एम एस, क्योंकि पहले मैंने शुरू के 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मैंने आपको वी आर एम एस के ही दिए हैं, सही है। तो आप बच्चों इसका वी एवरेज भी निकालना। यहाँ पे देखना, पहले वी आर एम एस की बात करते हैं। जब आप वी आर एम एस निकालते हैं तो पहला पॉइंट क्या होता है, दिस इज द शेप, नॉट राइट, दिस इज द शेप। आपको शेप देखनी है तो आपको शेप पता चल गई। इसके बाद बच्चों आपको निकालना है यहाँ पे टी और वी। टी कैसे निकालेंगे, जब आप वी आर एम एस की बात करते हैं तो कहाँ तक वेवफॉर्म रिपीट हुई है, तो आप देखना 0 से t/2 के बाद t/2 से t तक वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है। t/2 से t तक वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है, तो वेवफॉर्म कहाँ से रिपीट होगी, आफ्टर t वेवफॉर्म रिपीट होने वाली है। आफ्टर t वेवफॉर्म रिपीट हुई है तो वी आर एम एस का t क्या होगा बच्चों, 0 से t होगा, सही है, क्योंकि t के बाद वेवफॉर्म रिपीट है तो आपको वेवफॉर्म कहाँ तक लेनी है, 0 से t तक लेनी है। और v क्या होगा बच्चों, बिकॉज दिस इज द रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, तो दिस इज द vm, बिकॉज रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म इज नॉट डिपेंडिंग अ साइन फंक्शन। साइन ओमेगा टी आपको यहाँ पर नहीं लेना है, बिकॉज दिस इज द कॉन्स्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पर दिस इज द कॉन्स्टेंट, है ना। तो vm ओनली, और जो कांस्टेंट होती है बच्चों वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होती। ये आपका हो गया बच्चों वी आर एम एस, और वी आर एम एस में आप वी एम और टी की वैल्यू रख दीजिए। अब बच्चों यहाँ पे हम निकालते हैं वी एवरेज। वी एवरेज की वैल्यू भी आपको मैं यहीं बता देता हूँ। जब आपको वी एवरेज निकालना है तो वी एवरेज में भी आपको टी और वी निकालना पड़ेगा। तो वी एवरेज का निकालने का मतलब क्या है बच्चों, कि वेवफॉर्म का सिमेट्रिक कहाँ तक है। अब आप खुद देखिएगा कि सिमेट्रिक कहाँ तक है, 0 से t/2 राइट, एक वेवफॉर्म, t/2 से t तक कोई सिमेट्रिक नहीं है, मीन्स 0 से t तक वेवफॉर्म सिमेट्रिक नहीं है। आफ्टर t के बाद वेवफॉर्म सिमेट्रिक होगी। तो ये इसका टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, इसका टाइम पीरियड होगा 0 से t तक,
सही है, दिस इज द वी एवरेज। और वी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वी एम होगा। इसका सेंस ये है कि वी आर एम एस और वी एवरेज का दोनों का टाइम पीरियड और वी दोनों सेम होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल वी दोनों सेम होंगे। जब आप वी एवरेज और वी आर एम एस निकाल रहे हैं तो उसका आप पी फैक्टर और फ्रॉम फैक्टर निकालिए। फ्रॉम फैक्टर जैसे आप निकालेंगे वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज तो इसका आंसर आना चाहिए 1.11। यदि आप पीक फैक्टर निकालते हैं वी एम अपॉन वी आर एम एस तो इसका आंसर आना चाहिए 1.414। दिस इज द राइट आंसर। आपका वी एवरेज और वी आर एम एस आपका सही है ना। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है वी आर एम एस का, वी आर एम एस इक्वल टू रूट में 1/t इंटीग्रेशन 0 to t वी स्क्वायर टी डी टी। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने आपको टाइम पीरियड दे दिया क्योंकि वेव फॉर्म आपका 0 से t तक रिपीट नहीं हो रही है, t के बाद रिपीट हुई है, तो वेव टाइम पीरियड कितना हो गया 0 से t। अब क्या हो जाएगा बच्चों, v इक्वल टू वी एम आ गया बिकॉज दिस इज द रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। क्लियर। अब आपने वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिएगा यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए वी आर एम एस इक्वल टू 1/t। सही है। इससे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका और इसका इक्वेशन दोनों का एक ही है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इक्वल टू रूट में, क्लियर, रूट में 1/t। टी कितना है बच्चों, टी रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to t वी एम का स्क्वायर डी टी। अब आपको पता है वेवफॉर्म कैसी है बच्चों, वेवफॉर्म आपकी ऐसी है ना। ये वेवफॉर्म है 0 से t/2 और t/2 से t। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपने इसे दो पार्ट में तोड़ लिया, एक इस पार्ट में तोड़ लिया, एक आपने इस पार्ट में तोड़ लिया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, थोड़ी बच्चों घिचपिच हो जाएगी लेकिन टेंशन मत लेना, मैं यही बता देता हूँ। 0 से t को आपको कैसे लिखना है बच्चों, 0 से t को आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से t/2, क्लियर, प्लस t/2 से t, है ना, ऐसे करके लिख सकते हो बच्चों। अब आप देखना बच्चों सेकंड वेवफॉर्म, सेकंड वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये वेवफॉर्म है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है। सही है। तो ये वेवफॉर्म है 0, यहाँ पे वेवफॉर्म आपकी 0 आ जाएगी, नॉट बी एम, क्योंकि वी एम तो है ही नहीं यहाँ पे आपके वी एम है ना। तो यहाँ पे आप ये पार्ट आपका वी एम आ जाएगा इसे, और ये पार्ट आपका 0 आ जाएगा इसे, राइट। तो हमने इसे ऐसे करके सॉल्व कर लिया, है ना। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है सॉल्व करने का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t राइट, रूट में सॉरी वी आर एम एस इक्वल टू रूट 1/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 वी स्क्वायर एम डी टी प्लस इंटीग्रेशन t/2 से t 0 dt, बिकॉज दिस पार्ट इज 0, है ना, और दिस पार्ट इज वी एम, तो वी एम हमने वी स्क्वायर एम आ गया। क्लियर बच्चों। तो ये फॉर्म आपको समझ में आ गया, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया कि कैसे सॉल्व करना है ना। तो ये आप ऐसे करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, सिंपल हमने इसे सॉल्व करा। अब आपको इसे सॉल्व करना है क्योंकि बच्चों ये वाला पार्ट तो आपका पूरा 0 हो गया, ये पार्ट आपका 0 हो गया। अब आप केवल इसे सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर एम आपका बाहर आ जाएगा, राइट। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं कि वी आर एम एस इक्वल टू रूट में, है ना, 1/t इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे हम वी एम स्क्वायर भी ले लेते हैं बाहर, है ना, इंटीग्रेशन ये स्क्वायर है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से t/2, क्लियर, dt। तो बच्चों यहाँ पे 1 है तो 1 का क्या इंटीग्रेशन होगा, t होता है, तो यहाँ पे t आ जाएगा। सही है, t आ जाएगा। t पर जब आप लिमिट रखेंगे t/2 से 0 तो आपका आंसर आ जाएगा t/2, फाइनल आपका आंसर t/2 आ जाएगा, है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया t/2, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा कि t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा वी आर एम एस इक्वल टू रूट में वी स्क्वायर एम अपॉन 2, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसका, वी एम अपॉन रूट 2, क्लियर है। तो इसका आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर कितना आता है, बिल्कुल सही आंसर है वी एम अपॉन रूट 2। तो आपका राइट आंसर आ गया ये वी एम अपॉन रूट 2। इसके बाद बच्चों आप
वी एवरेज खुद निकालिए। यदि सर में नहीं आता है, वी एवरेज यदि नहीं निकलता है, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट्स में मुझे लिख के दे दीजिएगा। सही है, सही है कि सर आप मुझे हमें वी एवरेज निकालने का मेथड बताइए, तो हम उसका मैं आपको वीडियो लेक्चर बना के दे दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप वी एवरेज और वी आर एम एस वैल्यू निकाल लेते हैं गिवन वेव फॉर्म की, तो उसका पीक फैक्टर और फ्रॉम फैक्टर इक्वल आना चाहिए। फ्रॉम फैक्टर कितना आना चाहिए? 1.11 और पीक फैक्टर कितना आना चाहिए? 1.414। क्लियर? अब बच्चों आपका करते हैं क्वेश्चन 4 नंबर, राइट। इसमें आपको निकालना है वी आर एम एस, राइट। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के वेवफॉर्म दी हुई हैं जिसमें आपको पहले वी आर एम एस से निकालना है। क्लियर? तो बच्चों इसका टाइम पीरियड अलग होगा, सही है, और इसका टाइम पीरियड तो एक सा होगा, सॉरी टाइम पीरियड इसका एक होगा, बट इसकी वी की वैल्यू अलग होगी, सही है। अब यहाँ पे देखना, पहला पार्ट क्या होता है कि जब भी आप वी आर एम एस निकालते हैं तो वेवफॉर्म कहाँ से रिपीट हुई है, तो जीरो से टी तक वेवफॉर्म रिपीटिशन नहीं है। टी के बाद आफ्टर टी वेवफॉर्म इज रिपीटेड, तो आपको साइकिल कितनी लेनी है बच्चों? यहाँ पे 0 से टी तक लेना है। मीन्स आपको पता चल गया जो टी लेना है हमें 0 से टी लेना है, राइट। 0 से 2t नहीं लेना है, क्योंकि t से 2t वेवफॉर्म इज रिपीटेड, इसीलिए ये आपका टाइम पीरियड कितना हो जाए? t से 0 से t। क्लियर? अब बच्चों आपको v निकालना है। यहाँ पे v निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सही है। इस वेवफॉर्म का t निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपका t क्या होगा बच्चों? Vm अपॉन t मल्टीप्लाई t। आपका ये फॉर्मूला होता है t का। क्योंकि बच्चों आप हमेशा देखना, जब आप रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म हमेशा समान होती है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, तो दिस इज द ओनली Vm नॉट t। बट यहाँ पे क्या है बच्चों? ये वाला वेवफॉर्म, दिस इज राइट। और अब हमेशा आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, सबसे बड़ा तरीका इसका क्या है बच्चों निकालने का? सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि जब भी आप इसे निकालें तो इसका फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। आधार, और इसे हम कहते हैं लंब, इसे हम कहते हैं कण। सही है कि सही है? तो बच्चों आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है। इस पॉइंट का ध्यान रखने के बाद अब यहाँ पे आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो v कितना आ जाएगा बच्चों? v आ जाएगा यहाँ पे आपको Vm अपॉन t मल्टीप्लाई t, क्योंकि t Vm डिपेंडेंट फॉर t, तो Vmt आ जाएगा अपॉन टोटल साइकिल t। तो यह, तो जब भी आप इस वेवफॉर्म का v निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा Vm अपॉन कैपिटल T मल्टीप्लाई स्मॉल t आएगा, मतलब Vm स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, है ना। तो ये वेवफॉर्म का आपका आंसर होगा। क्लियर? तो आपको t और v की वैल्यू पता चल गई, आपको t की वैल्यू भी पता चल गई और v की वैल्यू भी पता चल गई आपको। अब क्या करना है बच्चों? यहाँ पे आपको इस थिंग का ध्यान में रखना पड़ेगा। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जब भी आप इस फॉर्म की बात करेंगे, अब आपको क्या करना है? v और t की वैल्यू रखनी है फॉर्मूले के अंदर, सही है। तो आपका v इक्वल टू वी एम अपॉन टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस इक्वल टू रूट में 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर डी टी, राइट। तो आपको पता है t की वैल्यू तो t है ना, गिवन वेवफॉर्म में t की वैल्यू t है, तो हमने टी रख दिया। v पर हमने Vm अपॉन कैपिटल T स्मॉल t लिख दिया, तो ये वैल्यू रख दी, स्क्वायर रख दिया, है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा कि अब आप यहाँ पे देखिएगा कि Vm अपॉन टी, ये Vm और t ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं। मैं इससे दिखा देता हूँ, आपका Vm भी कांस्टेंट है और कैपिटल T भी कांस्टेंट है बच्चों, ये बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये v स्क्वायर एम, क्योंकि स्क्वायर है, v स्क्वायर एम अपॉन टी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर टी क्यूब, सही। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? टी स्क्वायर बचेगा, सही। ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, वी आर एम एस इक्वल्स टू रूट में 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, है ना, सॉरी
ये बच्चों गलत हो जाएगा, ऐसे मैं सही से लिख देता हूँ इसे, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। तो ये हो जाएगा थोड़ा मैं वी आर एम एस इक्वल टू राइट वी स्क्वायर एम अपॉन टी क्यूब, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 0 से टी, ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। जब आप टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है बच्चों, टी क्यूब अपॉन 3 आएगा, लिमिट रख दी आपने 0 से टी के बीच में, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्लियर आ गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है कैसे इक्वेशन आई है। अब यहाँ पे हम देखें, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा वी एम अपॉन रूट 3। कैसे, देखो आपने वैल्यू पुट करी, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर एम अपॉन टी क्यूब, है ना, मल्टीप्लाई हमने लिमिट रख दी टी क्यूब अपॉन 3, सही है, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्लियर। तो टी क्यूब से टी क्यूब कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर एम, है ना, अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा, वी रूट है तो वी एम अपॉन रूट 3, क्लियर। तो ये आपका फोर्थ का आंसर आ जाएगा, कंप्लीट आंसर है फोर्थ का, सही है। तो हमेशा देखना बच्चों, वेव फॉर्म अलग अलग हैं तो आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं, क्लियर। तो हमेशा आपको इसी पॉइंट का ध्यान रखना है कि यदि वेव फॉर्म की शेप देखनी है आपको समझ में आ गया। कंक्लूजन क्या कहता है बच्चों कि वेव फॉर्म की शेप देखनी है, पोजीशन के ऊपर कभी मत जाइए आप, ओनली शेप के ऊपर जाइए, सही है। शेप देखी, उसके बाद वी आर एम एस और वी एवरेज के फॉर्मूले लगाए और कुछ जो कंडीशंस होती हैं वो देखी। और बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आसानी से यही होता है कि आप कैपिटल टी और वी की वैल्यू सही रखिए, यदि ये वैल्यू गलत हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हर वेव फॉर्म का कैपिटल टी और वी अलग अलग होगा, कैपिटल टी तो इक्वल हो सकता है क्योंकि कैपिटल टी वी आर एम एस में कहाँ तक वैल्यू रिपीट है और वी एवरेज में सिमेट्रिकल है, इसके ऊपर डिपेंड है। कैपिटल टी से आप आराम से निकाल सकते हो कैपिटल टी, लेकिन स्मॉल कैपिटल वी वोल्टेज आपको ध्यान से निकालना पड़ेगा। साइनसॉइडल वेव फॉर्म है तो वी एम साइन ओमेगा टी, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है तो वी एम, एंड ट्राइएंगल वेव फॉर्म है, राइट, तो क्या होता है वी एम अपॉन टी कैपिटल स्मॉल टी। कैसे आप निकाल सकते हैं, ये होता है बच्चों, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनियस। तो बच्चों हमेशा देखना दिस इज द टी, क्लियर, सिंपल, दिस इज द वी एम, है ना, तो वी एम अपॉन टी हो जाएगा और ये टोटल टाइम कितना हो गया, स्मॉल टी हो जाएगा, तो वी एम मल्टीप्लाई टी अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा, ऐसा करके निकाल सकते हैं। हाँ, तो हमेशा रेक्टेंगुलर का जो v होता है वो वी एम अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई टी होता है, मीन्स वी एम टी अपॉन कैपिटल टी, है ना। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कभी भी बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये वेव फॉर्म हो, सॉरी मैं सही से बना देता हूँ, कभी भी यदि आपका ध्यान रखिएगा, कभी भी वेव फॉर्म आपकी ऐसे होगी, राइट, तो इसका जो रेक्टेंगुलर होता है वी एम होता है ना। या कभी भी आपकी यदि वेव फॉर्म ऐसे हो, ये या ऐसे, है ना, तो इसका जो आंसर होता है v का वी एम अपॉन टी इस कैपिटल टी होता है, क्योंकि बच्चों इसे निकालने का मेथड आता है। यदि यहाँ देखो, यदि आपको ये समझ में नहीं आया कि v इक्वल टू वी एम कैसे आया और v इक्वल टू वी एम अपॉन टी मल्टीप्लाई टी कैसे आया, तो आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको इसका लेक्चर बना के दे दूंगा। और क्योंकि इसके कुछ पार्ट होते हैं सॉल्व करने के, इसका एक पर्टिकुलर डेरिवेशन होता है कि जब भी कोई गिवन वेव फॉर्म है तो उसमें आप कैपिटल वी कैसे निकालेंगे, राइट। यदि आपको समझ में नहीं आती हैं ये चीज़ें तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक और एक वीडियो लेक्चर बना के आपको बता दूंगा। क्योंकि बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का पार्ट के मैं आंसर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हर चीज़ आपको डिटेल से नहीं बताऊँगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप मुझे मैसेज में लिख के भेज दीजिए, मैं आपको वो धीरे धीरे समझाता रहूँगा, क्लियर है बच्चों। तो बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीके में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैपिटल टी और वी। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों पर्टिकुलर थिंग्स आपने यदि अच्छी तरह से निकाल ली तो आप क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अब चलो बच्चों, हम फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको निकालना है वी आर एम एस। अब आप यहाँ पे देखना, जब आप वी आर एम एस निकालेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का, तो 0 से टी तक वेव फॉर्म रिपीट नहीं हुई है, टी से टू टी तक वेव फॉर्म रिपीट हुई है।
0 से t तक वेवफॉर्म इज नॉट रिपीटेड, बट t से 2t वेवफॉर्म इज रिपीटेड। तो टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चों? 0 से t, है ना। और v क्या हो जाएगा? बिकॉज दिस इज द ट्राइंगल, तो वेवफॉर्म इज vm। थोड़ा मैं यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों, तो थोड़ा मैं ये ऊपर लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल्स टू vm अपॉन t मल्टीप्लाई t। क्लियर? अब यहाँ पे आप वी आर एम एस की इक्वेशन में आप ये वैल्यू रख दीजिए। क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड पता चल गया होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा आंसर v इक्वल्स टू वी एम अपॉन टी मल्टीप्लाई टी होता है। बच्चों मुझे बता देना यदि ये वैल्यू निकालनी नहीं आई है, तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट्स में लिख के दे दीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा कि v कैसे निकालते हैं, है ना। क्लियर है बच्चों? हर एक एक चीज़ को सोच समझ के चलिए, कोई ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब हमने वैल्यू पुट कर दी। फॉर्मूला क्या होता है आपका? वी आर एम एस इक्वल टू रूट में 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर टी डी टी। तो टी तो आपका टी ही है, टी की वैल्यू टी आ जाएगी, बट वी पर हमने वी एम अपॉन टी इंटू टी रख दिया, स्क्वायर हो गया। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, वी एम अपॉन टी कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे, कैपिटल टी बचेगा। बिल्कुल इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल वही आपको वैसे सॉल्व करना है ऐसे, है ना। तो आपका वी एम अपॉन कैपिटल टी कॉन्स्टेंट है, तो बच्चों आ जाएगा वी स्क्वायर एम अपॉन टी क्यूब। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, लिमिट रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा वी एम अपॉन रूट 3। जो क्वेश्चन फोर्थ है वही आंसर है, बट वेवफॉर्म की शेप चेंज है। सही है? शेप चेंज है, बट क्वेश्चन का आंसर वही है। सही है? अब बच्चों आप इसका वी एवरेज भी निकाल सकते हैं। सही है? जितने भी मैंने आज 500 क्वेश्चन दिए हैं, इसे आप फिर से सॉल्व करिए, वी आर एम एस निकालिए। टाइम है बच्चे, लॉकडाउन में हैं इस टाइम, घर पे पढ़ें। वी आर एम एस मैंने आपको निकालना बता दिया, और फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने वी एवरेज निकालना बता दिया। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन की आप वी एवरेज वैल्यू निकालिए। वी आर एम एस तो मैंने बता ही दिया आपको निकालने के लिए, मेथड समझा दिया। वी एवरेज निकालिए। वी एवरेज निकालने के बाद आप देखिए फ्रॉम फैक्टर और पीक फैक्टर। फ्रॉम फैक्टर यदि 1.11 आता है तो दिस इज द राइट आंसर। पीक फैक्टर यदि 1.41 आता है, दिस इज द राइट आंसर। आपकी वेवफॉर्म के वी एवरेज और वी आर एम एस बिल्कुल सही है, कोई गलत आंसर नहीं है। यदि 1.11 और 1.414 नहीं आता है तो आपके आंसर गलत हैं। क्लियर? तो खाली हैं बच्चों, इस टाइम फ्री हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अपने घर पे मन नहीं लग रहा है, तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन का मुझे वी एवरेज बताइए, तो मैं आपको उसका वीडियो लेक्चर दे दूंगा। सही है बच्चों? यदि आपको वी वैल्यू निकालनी नहीं आ रही है कि हमें वी की वैल्यू क्या रखें, वो आपको बता दीजिए, क्योंकि कैपिटल टी की वैल्यू रखना बहुत ईजी है, क्योंकि वो वी एवरेज में सिमेट्रिकल पार्ट पर डिपेंड है, और वी आर एम एस में कहाँ तक वेवफॉर्म रिपीटेड है उस पर डिपेंड है। बट वी हर वेवफॉर्म का अलग होगा, हर वेवफॉर्म का वी अलग होता है। यदि वो निकालने नहीं आती है तो मुझे बता देना, मैं वो भी निकालना बता दूंगा। क्लियर? तो बच्चों आज का लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, ये थोड़ा डिटेल में बताए हैं। तो पहला क्वेश्चन सीरीज के आंसर सीरीज आपकी कंप्लीट होती है 1 to 5। और बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, है ना, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सके स्टूडेंट्स में दीजिएगा, भेजिएगा, सेंड करिए, राइट, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और दे सकूं। सही है? क्योंकि बच्चों मैं चाहता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दें मेरे क्वेश्चन के आंसर का, और वैसे ही बच्चों के काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स आए हैं। और वैसे भी मैंने एक अपना फेसबुक पेज बनाया है, उसमें मैं आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन की आंसर शीट दे दूंगा, उसके आंसर आप सब मैच कर लेना कि आंसर कैसे हैं। यदि गलत हैं तो मैं अपनी वीडियो लेक्चर में उस आंसर सीरीज को दिखाऊंगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा, और आप धीरे धीरे सॉल्व करते रहना। यदि जो चीज़ समझ में नहीं आए बच्चों तो आप वो मुझे कमेंट्स में लिख के दे दीजिएगा। चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए हमेशा। क्लियर बच्चों? हेलो बच्चों,